स्टूडेंट्स, आप सबों को मेरे तरफ से प्यार भरी शुभकामनाएं। और आप सब आज जिस कक्षा में बैठे हैं उस कक्षा की आज की पहली पढ़ाई होगी समास। और पिछली कक्षाओं में पढ़ा दी गई थी कि समास की परिभाषा, समास के भेद। लेकिन आज की पढ़ाई होगी कि समास का पहला भेद है अव्यय। अब जरा हम विचार करें कि इस समास को हम कैसे पहचानेंगे कि यह समास अव्ययभाव समास है। तो छात्रों, अव्ययभाव समास को दो भागों में बांटा जाए तो यहां से हो गया अव्यय और यहां से हो गया भाव। ये समास जिसे कहते हैं। अव्ययभाव समास की परिभाषा को आप सब जानते होंगे, ये बहुत भारी नहीं है। परिभाषा वैसा समास करे कि जिस समास का पहला पद है ना, पहला पद या पहला शब्द है ना अव्यय हो। ये आप लोग पढ़े होंगे 7, 8, 9, 10 पढ़े, कोई भारी काम नहीं है। बस चलते कि हम अभी जो पढ़ रहे हैं कंपटीशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं। हम देखते देखते प्रश्न को परीक्षा हॉल में बैठे हैं, हमें प्रश्न मिल गया, तो प्रश्न को हम देखते देखते मालूम हो जाए कि यह अव्ययभाव है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है या द्वंद्व है। आपकी काबिलियत इसी में है कि बहुत कम समय में और झटके से उस समास की पहचान कर लेना। मैं बताऊं, उसकी पहचान बता दे रहे हैं। अब देखिए, अभी कह रहा है कि जिस समास का पहला पद अव्यय हो, और अब हम इसकी पहचान बता दे रहे हैं। ये ऐसे होगा, देखिए ये इसकी पहचान क्या है कि पहला पद अव्यय होगा, यह बिल्कुल निश्चित है, अव्यय। और एक और पहचान इसका क्या है, दूसरा पहचान यह है इसमें उपसर्ग भी रहता है। प्रायः अव्यय रहेगा और प्रायः उपसर्ग रहेगा, और दूसरा पक्ष में सिर्फ रहेगा संज्ञा। भाई ये देखो, इसकी पहचान है। अब एक उदाहरण हम मिसाल पर तौर के देख ले, कैसे दिया हुआ है पहचान में यथा शक्ति, यहां हम दे दे यथा और फिर हो गया शक्ति, यथा शक्ति। इसमें अब क्या कर देंगे हम, इसे यथा और शक्ति दो भाग में बटा हुआ है, यहां हम लिखेंगे यथा कर दें हम, यहां हम शक्ति कर दें। तो देखिए, जो शक्ति शब्द है वह बिल्कुल संज्ञा है, ये संज्ञा है। जथा शब्द क्या है, ये तो अव्यय हो गया। ये क्या है, ये तो संज्ञा हो गया। इसकी पहली यही पहचान है कि पहले पद में पहले जो शब्द होगा वह बिल्कुल अव्यय होगा। फिर कह रहा है कि एक और उदाहरण ले लिया जाए, और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं। यथा शक्ति, इसका होगा शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। ये इसका विग्रह हो गया, ये विग्रह हो गया। ये हुआ अलग अलग कर दिया गया, जथा है, शक्ति है, ये मिलकर के एक हो गया था। ये खंड खंड हो गया। पहला शब्द जथा जो है, शक्ति जो है, ये अलग अलग हो गया। अब शक्ति शब्द क्या है, संज्ञा है। जथा क्या है, तो अव्यय है। अब उदाहरण हम लोग और ले ले, उदाहरण ये हम लोग अब ले लेंगे। कह रहा है कि अनुरूप, ये शब्द हो गया अनुरूप, अनुरूप। अब ये हम चल रहे हैं, इस पर हम आ रहे हैं, अनुरूप। अब इसको हम अलग अलग करेंगे। शब्द है अनु और एक शब्द है रूप। अब कह रहा है कि अनुरूप, इसका विग्रह होगा रूप के
योग्य, रूप के योग्य, ये 3 खंड में हुआ शब्द को। ये हमारा मूल शब्द हो गया यथा शक्ति। और तो यथा को हम अलग कर देंगे, शक्ति को अलग कर देंगे तो बनेगा शक्ति के अनुसार। ये हो गया अव्यय, ये हो गया संज्ञा। अब अनुरूप में क्या है, 2 भाग में बटा हुआ। अब देखिए जो अनु शब्द है, ये अनु जो शब्द है यह बिल्कुल उपसर्ग है। रूप शब्द क्या है, ये आपका संज्ञा हो गया। तो वैसे समास, जिस समास का पहला पद बिल्कुल अव्यय हो, प्रायः अव्यय हो या प्रायः उपसर्ग हो, और दूसरा पद बिल्कुल संज्ञा हो, उस समास को हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। अब इस पर हम और 4 उदाहरण देख ले रहे हैं। अब कह रहा है, इसमें कह रहा है कि बेशर्म शब्द की आ गया, बेशर्म, बेशर्म। अब कह रहा है कि बेशर्म आ गया, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां हम डाल देंगे बे शब्द, यहां हम डाल देंगे शर्म। अब हो गया बिना शर्म का, बिना शर्म का, बिना शर्म का। अब कह रहा है कि वैसा व्यक्ति हो जो से कोई शर्म ही नहीं हो, वह बेशर्म है। तो अब जो वे शब्द है तो देखिएगा, वे क्या है, ये बिल्कुल उपसर्ग है। यथा क्या था, ये अव्यय है। तो हमारा दोनों सटीक मिल रहा है। कोई कहता है आज जन्म, आज जन्म, देखिए यहां दिया हुआ है आज जन्म, आज जन्म यानी कि जीवन भर, जीवन पर्यंत। यहां हो गया आ, यहां हो गया जन्म, बन गया आज जन्म, आज जन्म, जीवन पर्यंत, जीवन भर या जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत, इसको बोलते हैं अव्ययीभाव समास। जिस समास का पहला पद, जिस समास का पहला पद अव्यय हो और दूसरा पद संज्ञा हो, उस समास का नाम है अव्ययीभाव समास। अब जब हम बात करें, आपको ताजुब होगा कि अव्यय किसे कहते हैं, इस पर हम जरा डिस्कस कर लें। ये हमारा हो गया अव्यय, हो गया अव्यय। हिंदी में हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसको लोग पढ़ेंगे शब्द शुद्धि। अभी हम शब्दों का हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय वह अविकारी शब्द है जिसका वचन के अनुसार, लिंग के अनुसार, किस कारक के अनुसार उसमें कहीं परिवर्तन न हो, उस समास का नाम है, उस पद का नाम है अव्यय। अगर हम बात करें अव्यय पर, अव्यय को देखिए 3 भाग में दिया हुआ है। एक हो गया, ये हो गया, और ये तीसरा ये हो गया। अब देखिए इसमें कहता है कि कैसे कैसे नहीं बदलेगा, तो वचन, वचन के अनुसार नहीं बदलेगा। आपको अव्यय और भी परीक्षाओं में और भी पूछा जाएगा। जैसे अव्यय को जानना बहुत जरूरी है, टॉपिक मेन टॉपिक अव्यय है। अव्यय हो गया, वचन हो गया। अभी कहता है कि लिंग हो गया, और ये कहता है कि कारक हो गया, कारक। तो लिंग का प्रभाव, वचन का प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा, इसका इस पर नहीं पड़ेगा। ऐसे मान लिया जाए अ माने नहीं और व्यय, अ और व्यय, अ माने नहीं, अव्यय माने परिवर्तन, खर्च, इसका नाम है अव्यय। पढ़ने का तरीका, अब अव्यय पर वचन का प्रभाव बिल्कुल नहीं, कैसे पड़ेगा। हम उदाहरण दे दिए, बालक शब्द आ गया, बालक। और बालक जो शब्द हम दे दिए, तो हम बालक का जो बहुवचन होगा, बालकों, बालकों को बुलाओ, बालक को बुलाओ, तो हम कहेंगे कि बालकों को बुलाओ, लड़कों को बुलाना पड़ जाएगा। यानी कि इसमें बदलाव आ रहा है, ये इसमें बदलाव आ रहा है, ये लड़का संज्ञा है। अब चलिए, लेकिन इसका जो प्रभाव है इस पर क्यों नहीं पड़ रहा है, कि जो शब्द जथा शब्द है इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे जथा के बाद अब उपसर्ग भी है, तो यहां पर भी कोई बदलाव हम नहीं ला सकते हैं। बालक का
स्त्रीलिंग हम लिख देंगे तो ये बालिका हो जाएगा, हो गया बालिका, स्त्रीलिंग हो गया, बदल गया, लिंग का प्रभाव पड़ गया, संज्ञा पर पड़ गया, बालक संज्ञा है। लेकिन जो वे शब्द है, जहां तहां है, यहां वहां है, सर्वत्र है, जथा है, तथा है, बहुत तेरे अव्यय हैं। तो वैसे अव्यय जैसे धीरे धीरे भी हो गया, क्रिया विशेषण अव्यय है, वैसे शब्द जिस पर लिंग का प्रभाव, वचन का प्रभाव, कारक प्रभाव न पड़े, उसे हम कहते हैं अव्यय। अब यहां आइए, अब कारक है, अब कह रहा है कि बालक, बालक हो गया, बालक का, बालक का, बालक की, बालक में। हम देखिए बदल रहे हैं, बालक के द्वारा, बालक से, बालक में, बालक को, बालक के लिए। तो बालक में हम कारक को बदल रहे हैं। कारक संज्ञा पर, बालक पर कारक का प्रभाव पड़ गया, लिंग का प्रभाव पड़ गया, वचन का प्रभाव पड़ गया, लेकिन वहीं पर हम लिख देते हैं धीरे धीरे, यानी लिख दिया हम धीरे धीरे धीरे, धीरे धीरे, जहां तहां, जहां तहां, यहां वहां, यहां वहां। अब इस पर कहीं प्रभाव पड़ेगा तो फिर लिख दे सर्वत्र, यानी कि सर्वत्र सब जगह, सर्वत्र। तो इस पर प्रभाव बिल्कुल पड़ता नहीं है, इसलिए इस समास का नाम है अव्ययी भाव समास। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं उसको समीकरण करते हुए। ऊपर आइए, जब ही आपको परीक्षा हॉल में प्रश्न पत्र मिले, तो प्रश्न मिलते ही अगर परीक्षा में आता है कि टिक लगाओ, यह जो शब्द है बहुवचन है, एक वचन है, अव्यय है, विशेषण है, क्रिया विशेषण क्या है, तो पहले तो को फायदा हो गया कि भाई ये शब्द जो है अव्यय है, ये बदलने वाला नहीं है। पहले हम लोग कक्षा में पढ़ने के बाद दोनों फायदा है, आता है अव्यय पर टिक लगाने को, अव्यय है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्या है। तो इसमें को फायदा होगा कि जो शब्द बदले ना उसे हम कहेंगे अव्यय, जिस पर वचन का प्रभाव न पड़े, लिंग का प्रभाव न पड़े, कारक का प्रभाव न पड़ने की, कारक लिंग और वचन के द्वारा इसमें कोई बदलाव न आ जाए, इसी का नाम है अव्यय। अब चलिए, जिस समास का पहला पद, पद या शब्द अव्यय हो, उस समास का नाम है अव्ययी भाव समास। अब कह रहा है कि दो भाग बांटा गया इसको, यथाशक्ति, जो यथा शब्द है ये रखा गया है, ये उपसर्ग हो गया। शक्ति क्या है, तो ये संज्ञा हो गया। अनुरूप, अनु क्या है, उपसर्ग है। रूप क्या है, संज्ञा है। रूप के योग्य, शक्ति के अनुसार। वे शर्म, वे शब्द क्या है, तो आपका उपसर्ग है। शर्म शब्द क्या है, संज्ञा है। बिना शर्म का इसका जो है विग्रह हो गया। आजन्म, जीवन भर, जीवन पर्यंत। आज जो शब्द है बिल्कुल अव्यय हो गया। जन्म शब्द क्या है, ये संज्ञा हो गया। तो तात्पर्य कहने का कि वैसे शब्द जिसमें किसी प्रकार का बदलाव न हो। आप बहुत शब्द आ जाएंगे उपसर्ग में, पढ़ते हैं बहुत से, आप लोग बहुत से याद किए होंगे, बहुत संज्ञा सर्वनाम याद किए होंगे, लेकिन अव्यय को प्रथम हाशिए पर रखिए कि अव्यय का मतलब क्या होता है। अव्यय को अगर हम बढ़िया समझ लेंगे तो हम किसी भी शब्द को समन्वय करने में, अलग अलग करने में हमारी कामयाबी हासिल हो पाएगी। तो आज की कक्षा में आपको बताया गया अव्ययीभाव समास, आप इसको बढ़िया से समझ लिए, फिर अगली कक्षा में बताया जाएगा दूसरा समास। ठीक है छात्रों, तो आज कक्षा को यहीं से विराम दी जाती है। छात्रों, जय हिंद, जय भारत।